नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और उनके कल्याण की बातें कही गई हैं। जी। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों की परतें खोलते हैं। मतलब कैसे संविधान इन समुदायों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच जी। और आगे बढ़ने का रास्ता वो तैयार करता है। ये सिर्फ कानूनी अनुच्छेद नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए हमारा देश कितना प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं प्रावधानों के ताने बाने को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये व्यवस्थाएं असल में जमीनी स्तर पर कैसे काम करती हैं और इनका मकसद क्या है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद से। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जिसे कहते हैं, इसका जिक्र मिलता है संविधान की 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची, हाँ, जो खास तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है। जी। अच्छा, तो ये परिषदें कहाँ बनती हैं और क्यों? क्या ये हर राज्य में होती हैं? नहीं, देखिए, हर राज्य में नहीं। मुख्य रूप से ये उन राज्यों में गठित की जा सकती हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किए गए हैं। लेकिन एक और बात है, अगर किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं, भले ही वहां अनुसूचित क्षेत्र ना हो, तब भी राष्ट्रपति चाहें तो उनके निर्देश पर ऐसी परिषद बन सकती है। अच्छा, यानी ये सीधे तौर पर जनजातीय आबादी के हितों से जुड़ी हैं। तो इनका काम क्या होता है फिर? इनका मुख्य काम है राज्य में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके कल्याण और उनकी उन्नति मतलब उनके बेटरमेंट से जुड़े मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। सलाह देना। हाँ। आप कह सकते हैं कि ये राज्य स्तर पर जनजातीय समुदायों की जो जरूरतें हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनको उठाने वाला एक औपचारिक मंच है। और इसमें सदस्य कौन लोग होते हैं? आवाज किसकी होती है? इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि संविधान कहता है कि इनमें से करीब 3/4 सदस्य 3/4, अच्छा। हाँ, लगभग 3/4 सदस्य उसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अच्छा, मतलब उन्हीं के चुने हुए नुमाइंदे। जी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी बात रखने वाले उन्हीं के लोग हों। ये तो हुई सलाहकार परिषदों की बात। अब अगर हम सरकारी नौकरियों और पदों पर आएं, इन समुदायों की पहुंच की बात करें तो अनुच्छेद 335 का जिक्र आता है। ये अनुच्छेद क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 335 ये देखिए एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि केंद्र या राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं, उनमें नियुक्तियां करते समय शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो सदस्य हैं, उनके दावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक शर्त भी है, जहां तक मुझे याद है, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की बात। क्या ये दोनों चीजें हमेशा साथ चल पाती हैं? मतलब व्यवहार में ये संतुलन कितना मुश्किल होता होगा? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। अनुच्छेद कहता है कि प्रतिनिधित्व के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी बनाए रखना होगा। अब ये जो शब्द है दक्षता, ये कई बार बहस का विषय बनता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसका इस्तेमाल कभी-कभी प्रतिनिधित्व के दावों को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है, जबकि इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रतिनिधित्व भी हो और सरकारी कामकाज की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो हाँ, असल में ये संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ये वाकई एक जटिल पहलू है। अच्छा, अब मौलिक अधिकारों पर आते हैं, खास तौर पर समानता के अधिकार पर। अनुच्छेद 16 तो कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा और धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो हमारे संविधान का मूल स्तंभ है, अवसर की समानता। लेकिन संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि जो सैद्धांतिक समानता है और जो वास्तविक समानता है उसमें काफी फर्क है। हाँ, ऐतिहासिक कारण रहे हैं। जी, सदियों से जो भेदभाव चला आ रहा था, उसके कारण कुछ समुदाय बाकी लोगों के साथ बराबरी की दौड़ में खड़े ही नहीं हो पाए थे। इसीलिए शायद इसी अनुच्छेद 16 में कुछ विशेष प्रावधान भी जुड़े गए, जैसे अनुच्छेद 16(4). बिल्कुल, अनुच्छेद 16(4) राज्य को ये अधिकार देता है कि वो उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए जिनका राज्य की राय में सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सके। और इसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि इसे समानता स्थापित करने का एक जरिया समझा जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं। और फिर 16(4)A और 16(4)B भी हैं। ये क्या अलग से व्यवस्था करते हैं? इनमें क्या खास है? ये प्रावधान बाद में जोड़े गए।
जो दिखाते हैं कि प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई थी वो सिर्फ शुरुआती नियुक्ति तक ही सीमित नहीं थी। 16(4)(a) राज्य को एससी और एसटी समुदायों के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण देने की अनुमति देता है। प्रमोशन में भी? हाँ, अगर राज्य को लगे कि उच्च पदों पर उनका प्रतिनिधित्व कम है। और 16(4)(b) ये कैरी फॉरवर्ड नियम क्या है? 16(4)(b) जुड़ा है बैकलॉग वैकेंसी से। मान लीजिए किसी साल एससी या एसटी के लिए आरक्षण कुछ सीटें खाली रह गईं, भरी नहीं जा सकी। हाँ, ऐसा होता है कई बार। तो ये नियम कहता है कि इन खाली सीटों को अगले साल या उसके बाद भरा जा सकता है और इन्हें उस साल की जो नई भर्तियां होंगी उनसे अलग माना जाएगा। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जब अगले साल कुल भर्तियों पर 50% आरक्षण की सीमा लागू होगी तो इन पिछली खाली सीटों को यानी बैकलॉग वैकेंसी को उसमें नहीं गिना जाएगा। अच्छा, तो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि पिछली खाली रह गई सीटों की वजह से मौजूदा साल का जो कोटा है वो प्रभावित न हो। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ आरक्षण के प्रावधानों को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से ये प्रावधान दर्शाते हैं कि संविधान केवल एक आदर्श दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सच्चाइयों का सामना करने और उन्हें बदलने का एक गतिशील साधन भी है। अब अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में सुरक्षा उपायों की बात करें, हाँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो वहां भी कई अहम व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि अनुच्छेद 164(1) का एक विशेष हिस्सा है जो कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की बात करता है। हाँ, ये एक परंतुक है, प्रोवाइजो। ये कहता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्री होगा। और दिलचस्प बात यह है कि यही मंत्री अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी प्रभारी हो सकता है। ये दिखाता है कि इन राज्यों में जनजातीय आबादी का आकार और उनकी जो विशिष्ट जरूरतें हैं उनको कितनी अहमियत दी गई है। इसके अलावा सीधे विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी अनुच्छेद है, जैसे 330 और 332। सही। अनुच्छेद 330 लोकसभा में मतलब संसद के निचले सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। और ये किस आधार पर होता है? ये आरक्षण राज्यों में उनकी आबादी के अनुपात में होता है। हमारे स्रोत दस्तावेज में मध्य प्रदेश का उदाहरण भी दिया है, जहां लोकसभा की 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और अनुच्छेद 332? वो फिर राज्यों की विधानसभाओं के लिए यही व्यवस्था करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित करता है। तो ये दोनों अनुच्छेद मिलकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में इन समुदायों की सीधी भागीदारी और उनकी आवाज सुनिश्चित करते हैं। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि वास्तविक राजनीतिक शक्ति देने का एक प्रयास है। लेकिन ये राजनीतिक आरक्षण, ये तो शुरू में सिर्फ 10 साल के लिए था। अनुच्छेद 334 इसी बारे में है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 334 इन आरक्षणों की समय सीमा तय करता है। मूल संविधान में ये सिर्फ 10 साल के लिए था, यानी 1960 तक। ऐसा क्यों सोचा गया था? शायद उस समय ये उम्मीद थी कि 10 साल में सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी सुधर जाएगी कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जाहिर है ऐसा हुआ नहीं, और तब से लगभग हर 10 साल में संविधान में संशोधन करके इस अवधि को बढ़ाया जाता रहा है। और अभी की स्थिति क्या है? कब तक है ये आरक्षण? स्रोत दस्तावेज के मुताबिक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2019 में। उसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को अगले 10 साल यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2030 तक? हाँ, ये दिखाता है कि इन प्रावधानों की जरूरत अभी भी महसूस की जा रही है। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तो प्रतिनिधित्व की बात हो गई, क्या यही व्यवस्था स्थानीय स्तर तक भी जाती है? मतलब पंचायतें, नगर पालिकाएं? बिल्कुल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इसे संभव बनाया। अनुच्छेद 243D कहता है कि हर पंचायत में SC और ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करनी होंगी। और महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान है? हाँ, इतना ही नहीं, इन आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें उन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं में? उसके लिए है अनुच्छेद 243T, जो ठीक इसी तरह नगर पालिकाओं में भी SC/ST के लिए आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है, और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। अच्छा। साथ ही ये अनुच्छेद ये भी कहते हैं कि ये जो आरक्षित सीटें हैं वो रोटेशन के आधार पर,
मतलब बारी-बारी से अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों को आवंटित की जा सकती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक क्षेत्र हमेशा के लिए आरक्षित हो जाए। यानी लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक समावेशी बनाने का ये एक बड़ा प्रयास है। अच्छा, अब एक और कानून का जिक्र आता है, पैसा एक्ट 1996। जी। इसका पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। जी। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? पैसा एक्ट, हाँ, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। ये बेहद महत्वपूर्ण कानून है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये संविधान के 73वें संशोधन से जो पंचायती राज के प्रावधान आए थे, हाँ सामान्य क्षेत्रों के लिए, जी। उनको कुछ बदलावों और खासियतों के साथ 5वीं अनुसूची वाले अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज में लागू करता है। तो इसका मकसद क्या है? ये सामान्य पंचायती राज से अलग कैसे हुआ? इसका मूल उद्देश्य है इन क्षेत्रों की जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं, जी। उनको कानूनी मान्यता देना और उन्हें सशक्त बनाना। ये कानून मानता है कि इन क्षेत्रों में शासन की अपनी परंपरागत प्रणालियां रही हैं। अच्छा। तो पैसा ग्राम सभा को कई अधिकार देता है, जैसे सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करना, छोटे जल निकायों का प्रबंधन, जो लघु वन उपज होती है उस पर स्वामित्व, स्थानीय विवादों का निपटारा पारंपरिक तरीकों से करना और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। ये एक तरह से स्वशासन, सेल्फ रूल को मजबूत करने की कोशिश है। दस्तावेज बताते हैं कि ये भूरिया समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सही कहा, दिलीप सिंह भूरिया समिति ने ही इसकी रूपरेखा तैयार की थी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यह कानून 22 दिसंबर 1997 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि यह कहना भी जरूरी है कि पेसा कानून तो बन गया, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन, इसका जमीन पर उतरना कई राज्यों में आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इतने सारे प्रावधान हो गए, कानून बन गए, अब सवाल उठता है कि इनकी निगरानी कौन करता है? क्या कोई ऐसी संस्था है जो ये देखे कि ये सब ठीक से लागू भी हो रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ, इसके लिए भी संविधान में ही व्यवस्था की गई है। 2 बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग हैं। एक है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, और दूसरा अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। अच्छा, ये 2 अलग-अलग आयोग हैं। क्या ये हमेशा से अलग थे? हमारे स्रोत दस्तावेज इनके इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं शायद? नहीं, असल में इनका एक विकास क्रम रहा है। शुरुआत में मूल संविधान में सिर्फ एक विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान था अनुच्छेद 338 में। सिर्फ एक अधिकारी? हाँ, फिर 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके एक गैर संवैधानिक नॉन स्टैट्यूटरी आयोग बनाया, मतलब वो संविधान का हिस्सा नहीं था। फिर 1990 में 65वां संशोधन हुआ। उससे पहली बार एक संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बना, मतलब SC और ST दोनों के लिए एक ही संवैधानिक आयोग। अच्छा, तो फिर ये अलग कब और क्यों हुए? ये अलग हुए 2003 में 89वें संविधान संशोधन के जरिए। तब ये महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के जो मुद्दे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो अनुसूचित जातियों से काफ़ी अलग हैं। उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, भौगोलिक स्थितियां हैं। हाँ, ये बात तो है। तो उन पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अलग आयोग होना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NSCT अस्तित्व में आया। तब से जो अनुच्छेद 338 के तहत वाला आयोग था, वो सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC रह गया। ये विभाजन शायद इन समुदायों की विशिष्ट पहचान और ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने और संबोधित करने के लिए ज़रूरी समझा गया होगा। अच्छा, इन आयोगों की संरचना क्या है और इनकी शक्तियां क्या है? देखिए, दोनों आयोगों की संरचना बिल्कुल एक जैसी है। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और काम? इनके काम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे संविधान या किसी और कानून के तहत SC/ST को जो भी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, उनकी निगरानी करना। अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी शिकायतों की जांच करना, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजना प्रक्रिया है उसमें सलाह देना, और सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपना, सालाना भी और जरूरत पड़ने पर भी। और इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब ये किसी मामले की जांच करते हैं तो इन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां? मतलब ये किसी को भी समन भेज सकते हैं पूछताछ के लिए, किसी से भी शपथ पर गवाही ले सकते हैं, और किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं जांच के लिए। बाप रे, यानी ये काफी शक्तिशाली संस्थाएं हैं। क्या इनके सदस्यों को हटाया भी जा सकता है? हाँ, राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन अगर मामला कदाचार या अक्षमता का है तो ऐसे ही नहीं हटा सकते।
पहले मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है जांच के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये प्रक्रिया इनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। दस्तावेज में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी जिक्र है। क्या ये भी संवैधानिक है, राष्ट्रीय आयोगों की तरह? नहीं, ये एक अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एक वैधानिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं। वैधानिक मतलब इसका गठन संसद के संविधान संशोधन से नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक कानून पास किया, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। उसके तहत ये बना है। अच्छा, राज्य के कानून से। हाँ, ये 29 जून 1995 को बना और इसका मुख्यालय भोपाल में है। और इसकी संरचना राष्ट्रीय आयोग से अलग है? हाँ, थोड़ी अलग है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है 3 साल के लिए। राज्य के जो जनजातीय विकास आयुक्त होते हैं वो इसके पदेन सदस्य, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो ये राज्य स्तर पर जनजातीय हितों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, भले ही इसका दर्जा राष्ट्रीय आयोगों जैसा संवैधानिक न हो। ठीक है। आखिर में अनुच्छेद 339 का भी उल्लेख है। इसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 339, हाँ, ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है। किस बात की? कि वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में राज्यों को निर्देश दे सकती है। अच्छा, केंद्र का नियंत्रण। हाँ, एक तरह से केंद्र की निगरानी या नियंत्रण की भूमिका को ये स्थापित करता है। और इसमें भी आयोग बनाने की बात है। जी, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे समय समय पर आयोग नियुक्त करें, पहले संविधान लागू होने के 10 साल बाद और फिर उसके बाद जब भी जरूरत महसूस हो। ये आयोग इन मामलों की जांच और समीक्षा करते हैं। दस्तावेजों में 2 ऐसे आयोगों का जिक्र भी है। हाँ, बिल्कुल। पहला 1960 में बना था UN ढेबर की अध्यक्षता में, और दूसरा 2002 में दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता में, जिसने 2004 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये आयोग जमीनी हकीकत का जायजा लेते हैं और बताते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारे संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक बहुत ही व्यापक बहुआयामी सुरक्षा ढांचा तैयार किया है। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, लगभग हर स्तर पर। बिल्कुल। मौलिक अधिकारों में सकारात्मक भेदभाव से लेकर नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, राजनीतिक निकायों में प्रतिनिधित्व, फिर स्थानीय स्वशासन में भागीदारी, पीसा जैसे विशेष कानून, और फिर इन सब पर निगरानी रखने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आयोग, ये वाकई एक बहुत विस्तृत व्यवस्था है। ये प्रावधान सिर्फ अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं लगते, बल्कि भविष्य में एक ज्यादा बराबरी का समाज बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम भी नजर आते हैं। हाँ, और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये प्रावधान स्थिर नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे समाज बदला है, चुनौतियां बदली हैं, वैसे वैसे इनमें संशोधन भी हुए हैं, विकास भी हुआ है। जैसे SC/ST आयोगों का अलग होना, आरक्षण की अवधि का बार बार बढ़ना, प्रमोशन में आरक्षण का आना, ये संविधान की जीवंतता का प्रमाण है। तो इस गहन चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतने व्यापक संवैधानिक और कानूनी ढांचे के बावजूद क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल कर पाए हैं? जमीनी स्तर पर इनके कार्यान्वयन में क्या बाधाएं आती हैं? और क्या इन बाधाओं को दूर करने के लिए इन कानूनों और संस्थाओं में और सुधार की गुंजाइश है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको लगातार सोचने और विचार विमर्श करने की जरूरत है।